हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड टाइम सीरीज एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारा स्टैट से रिलेटेड है और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो वीडियो आज की ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड ट्रेंड, सर्कुलर वेरिएशन, इरेगुलर मूवमेंट या सीजनल वेरिएशन। क्या होगा आंसर? याद रखिए क्वेश्चन में नोट दे रखा है। देखिए, ट्रेंड, सर्कुलर और इरेगुलर ये सब हमारे कैसे होते हैं, 1 ईयर से ज़्यादा के नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है सीजनल की, तो ये इसमें आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक ना होने वाली जो नियमित या आवश्यक क्षण किसको कहा गया है, तो वो सीजनल को नहीं कहा जाता क्योंकि सीजनल आप सबको पता है सीजनल क्या होता है, एक सीजन बेस्ड होते हैं। जबकि सर्कुलर वही चीज़ रिपीट होती है, इरेगुलर और ट्रेंड ये सारे एक ही चीज़ को हमें बताते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन हम ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीजनल वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इज़ अ बिहेवियरल अप्रोच टू असेस रिस्क यूजिंग अ नंबर ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स एस्टिमेट्स टू ऑब्टेन अ सेंस ऑफ द वेरिएबिलिटी अमंग आउटकम्स। बताइए क्या होगा आंसर? रेंज एनालिसिस, डेविएशन एनालिसिस, डिस्पर्जन एनालिसिस या सेंसिटिविटी एनालिसिस। देखिए, जब भी हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करें जिसके थ्रू हम असेस करते हैं रिस्क को और हम पॉसिबल रिटर्न्स देखते हैं क्या निकल कर आ रहे हैं बिटवीन आउटकम्स, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेंसिटिविटी। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज के बेसिस पर, और ये भी देखा जाता है कि ये जो सोर्सेज हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं और हमारी अनसर्टेनिटी कितनी है इस मॉडल की। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज़ अ बिहेवियरल अप्रोच to assess risk using a number of possible returns estimates to obtain a sense of variability among outcomes। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डेटा ऑब्टेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज्ड। यानी आपको बताना है किस फोरकास्टिंग टेक्निक के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस के डेटा को एनालाइज किया जाता है। जजमेंटल फोरकास्ट, टाइम सीरीज एनालिसिस, एसोसिएट एनालिसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, जब भी हम पास्ट एक्सपीरियंस से डेटा को ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ पर हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस देखते हैं। टाइम सीरीज़ एनालिसिस हमारी हेल्प करती है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करने में, और ये हमें प्रोवाइड भी करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमें डेटा प्रोवाइड करती है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है बिजनेस फोरकास्टिंग की, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के अपने जो भी हम फोरकास्ट कर रहे हैं उस पर हम डिसीज़न ले पाएँ। और ये हमारी कैसी होती है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर होती है, क्योंकि पहले जो हुआ है उसके बेसिस पर हम अपनी फोरकास्ट करते हैं कि लास्ट टाइम हमारी सेल इतनी हुई थी तो अब हमारी सेल इतनी जा सकती है, या फिर हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ इस वजह से नहीं रुक रही थी तो आगे हमें ये इस चीज़ पर वर्क करना है। तो ये क्या है, हम पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर अब आगे फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। अब इसमें से आपको बताना है बिजनेस फोरकास्टिंग की कौन सी इसमें से टेक्निक नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस या फिर रिग्रेशन एनालिसिस, बताइए। कौन सी लगता है आपको जो हमारे बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए टेक्निक की तरह वर्क नहीं कर रही है? देखिए, जब भी हम बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, हमें रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं जो कि हेल्पफुल होती है मैनेजर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है, मैनी स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड इन बिजनेस फोरकास्टिंग, जिसमें से कुछ हैं हमारे इंडेक्स नंबर मेथड, टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, लेकिन कहीं भी कोरिलेशन एनालिसिस की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा कोरिलेशन एनालिसिस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय। अब देखिए यहाँ पर ये सब Q1 ऐसे होगा, H1 ऐसे होगा, HO ऐसे होगा, ठीक है, PO ऐसे होगा, यानी ये शॉर्ट में होंगे। टाइपिंग की वजह से ये इतना शॉर्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि मुझे इतनी नहीं आती है किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पर अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो आपको बताना है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम कैसे डिनोट करते हैं। बताइए। देखिए, जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम पहले ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिटरमाइन करें, जो कि हमारी रिप्रेजेंट की जाती है H1 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और यदि कुछ पॉइंट्स हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहाँ पे ऑलरेडी स्टेटेड है और एग्जैक्ट अपोजिट है ये हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, H1, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इंग्लिश में बोला जाता है, इसको हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर -0.8 एंड -0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। अब आपको बताना है, ये सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है। देखिए, इनका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, अंडर रूट सिग्मा एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, लगाइए। देखिए, -18 मल्टीप्लाई बाय -0, 18 नहीं है, 8 है, और -0.2। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.16। ठीक है, अब इसको अंडर रूट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -0.14। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिनोटेड बाय अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। क्या होगा?
देखिए जब भी हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो ये हमारे डिनोट की जाती है 1 माइनस बीटा से, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से बताना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यू, मीन, मीडियन एंड मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, और हमारी जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं मीन, मीडियन, मोड, वो भी आपने पढ़ी होगी। मीन, मोड ले लें, मीन ले लें या फिर मीडियन ले लें, ये सब क्या उसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हमने की थी, इसमें हमारा ग्राफ कैसे जाता है, यूं, ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ जाता है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है हमारा कि सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन सोल पैरामीटर है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि वो अकेला पैरामीटर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ ओवर एट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट। बताइए देखिए ओवरवेट की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक नेगेटिव कोफिशिएंट वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल ठीक रेलिवेंट होगी, क्योंकि वो हमारे ये ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव और हाई कोरिलेशन को बता रहे हैं। क्योंकि देखिए ओवरवेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, बिल्कुल नेगेटिव है और हाईली नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हम इसको कंसिडर करेंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हेन द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव द अदर विल बी। अब बताइए रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, क्या होगा। देखिए जब भी रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट दूसरा, यानी कि दो होते हैं ना वेरिएबल्स, तो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा हो जाएगा हमारा, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द डेटा आर प्रेजेंटेड इन टाइम सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, बोथ या नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर। हम टाइम सीरीज में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखियो जब भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस के बेसिस पे फोरकास्टिंग करेंगे तो इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी, यानी कि वैल्यू एंड टाइम दोनों हमारी इसमें कंसिडर की जाती हैं। इसलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, बोथ, ठीक है। तो हमारा डेटा सीरीज टाइम सीरीज में डेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। फॉर टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड। यानी कि हम दो एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, जेड टेस्ट, क्वाई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट या फिर टी टेस्ट। बताइए
देखिए जब कभी भी हम दो एट्रीब्यूट्स ऐसे लेंगे जो कि इंडिपेंडेंस हैं, तो वहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ किया जाएगा। ये हमारा बहुत कॉमन एक तरह से बात करें टेस्ट है। इसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं कि ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन है। और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो होती है काई स्क्वायर टेस्ट की, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, या फिर नो रिलेशन है, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव से माइनस रिलेशन तो बताता ही है, साथ में ये जीरो रिलेशन भी हमें दो एट्रीब्यूट्स के बीच में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है काई स्क्वायर टेस्ट की माइनस से प्लस से माइनस के बीच में चलती है, और जीरो रिलेशन भी हमारा बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 काई स्क्वायर टेस्ट। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। इसमें हमने काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इन सब के क्वेश्चंस डिस्कस किए। और बेसिकली आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं वो आपको स्टैटिक बेसिस ही होंगे और ग्राफ बेस्ड होंगे। तो आप ग्राफ को अच्छे से याद रखिए। ग्राफ आपको सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना है, मीन, मीडियन एंड मोड के आपको रिलेशनशिप याद रखना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि हमारा मीन किससे डिनोट होता है, और मीडियन किससे डिनोट करते हैं, मोड किससे डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।